के निफास और एयर टिकट कम हो जाने के सबब इस साल आज़मीन हज का हुआ फी गज 11,700 रुपयों का फायदा। भारत के आज़मीन के कोटे में भी 25,000 का इजाफा, कहा मकसूद अहमद खान ने। मुंबई में पेश आए हादसे के पस मंजर में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर की औरंगाबाद विजिट। ओवरब्रिज को खस्ता देखकर हुए रेलवे स्टेशन इंतजामिया पर शदीद खफा, सख्त हिदायत जारी। म्यूनिसिपल गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने पड़ेगांव में पुलिस की मौजूदगी में दी कार्रवाई अंजाम। गट नंबर 66 और 66 की 18 हेक्टेयर जमीन से हटा दिए गैर कानूनी कब्जात। और समर्थनगर में पेश आया दिल खराश हादसा। तेज रफ्तार टैंकर की जद में आ जाने के सबब एक सेल्समैन की मौत वाक़ई, मामला दर्ज, पुलिस को टैंकर ड्राइवर की तलाश। और अब खबरें तफसील से। जीएसटी और एयर टिकट में कमी के सबब इस साल औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज पर जाने वालों का गुज़श्ता की बनिस्बत तकरीबन 11,700 रुपयों का फायदा हुआ है। ये इत्तला सेंट्रल हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान ने दी। वाज़ेह के आज़मीन की तरबियत के लिए जालना में मुनक़िदा तरबियती नशिस्त में शरीक होने के बाद वो औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने साफियों से रस्मी मुलाकात की और हज 2019 के लिए सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से किए गए इंतजामात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज पर जाने वालों को मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पर लगने वाले अखराजात से 22,700 रुपये ज़ायद अदा करने पड़े थे, मगर मरकजी हुकूमत ने इस साल GST की शरह 18% से घटाकर 5% कर दी है। इसी तरह फ्लाईनास और एयर इंडिया के किराए में $46 का फर्क है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान रिहायशी किरायों में भी 100 रियाल की कमी आई है, जिसकी वजह से औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज पर जाने वालों को गुज़श्ता साल की बनिस्बत 11,700 रुपये कम अदा करने पड़ेंगे। CEO ने बताया कि इस साल सऊदी प्रिंस ने हिंदुस्तानी हाजियों के कोटे में 25,000 हाजियों का इजाफा किया है, जिसकी वजह से सेंट्रल हज कमेटी की मारिफत 1,40,000 आज़मीन को सफर हज पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इजाफी कोटे से रियासत महाराष्ट्र के हिस्से में जो कोटा आया है, उसके तहत इस साल मजीद 20 आज़मीन को मौका मिलेगा। मकसूद अहमद खान के मुताबिक गुज़श्ता 4 सालों के दरमियान आज़मीन से वसूल की गई जायद रकम सेंट्रल हज कमेटी के पास जमा थी, जो 300 करोड़ रुपयों तक पहुंच चुकी थी और ये रकम मुतालिका हाजी साहिबान को लौटा दी गई है। इसी तरह उन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अब हाजियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन वीज़ा जारी करने से कब्ल करवाना लाजमी है, जिस पर आइंदा साल से अमल किया जा सकता है, मगर तजुर्बाती तौर पर उसका आगाज मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज पर जाने वालों के लिए इस साल ही से शुरू किए जाने का इम्कान है। इस मौके पर खिदमात हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, कारगुजर सदर मिर्जा रफत बेग, प्रोफेसर खालिक, अरशद इंजीनियर, शकीब खुसरो, डॉक्टर अब्दुल रहीम, अब्दुल बारी, जाकिर सिद्दीकी और खिदमात हुज्जाज कमेटी के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। इस साल हज का जो किराया है वो पिछले साल के हज के किराए से कम रहेगा सभी एम्बार्केशन में, और उसकी वजह से जो थोड़े से कहीं किसी और फैक्टर में भी अगर थोड़े से इंक्रीज़ हैं हज में, तो टोटल हज की जो कॉस्ट है पिछले साल से ज़्यादा नहीं होगी, और उसमें मेन फैक्टर कंट्रीब्यूशन ये है GST का कम होना। नंबर 2, ये औरंगाबाद और मुंबई के जो किराए का फासला जो पिछले साल तकरीबन 22,000 का था, 22,000 के आसपास, 22,700 रुपया के आसपास था, तो वो अभी इस साल घट गया है। वो तकरीबन ये सब किराए तो तय हो गए हैं, उसकी वेबसाइट पर लिस्ट अभी आएगी। औरंगाबाद और मुंबई का किराए में जो डिफरेंस अभी है वो सिर्फ 11,000 के करीब रह चुका है। तो पिछले साल 2017 में जो डिफरेंस 22,700 था, वो घटकर 11,700 हुआ। इसमें 2 चीज़ों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तो मुंबई का किराया थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि हर साल टेंडरिंग होती है, और औरंगाबाद का जो किराया है वो कम हो गया है। औरंगाबाद की किराए की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल औरंगाबाद में से जो हाजियों को ले जाया गया था वो कंपनी थी फ्लाईनास कंपनी, और उनका बेसिक किराया, ये जो बेसिक किराया का रेंडर होता है वो डॉलर में होता है। तो पिछले साल औरंगाबाद के लिए बेसिक किराया था $1,020, $1020, और उस पर 18% GST था।
इसके अलावा बेसिक किराया और जीएसटी के अलावा और 2-3 टैक्सेस उसमें लगते हैं, पैसेंजर यूज़र फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी और टैक्सेस वगैरह लगते हैं। वो एक छोटी रकम होती है। ये बेसिक किराया और जीएसटी की रकम तकरीबन 84,000 के करीब औरंगाबाद के लिए होती थी, 70 रुपये डॉलर के भाव से, $1 70 रुपये के रेट से। इस साल एयर इंडिया ने ये टेंडर जीता है। एयर इंडिया की कॉस्ट लोवेस्ट है, L1 है औरंगाबाद के लिए, और वो $974 कम हो गई है। तो ये 1020 से घट के 974 हुई है, और उसका जीएसटी 5%, जो पहले 18% था, उसका जीएसटी अभी 5% लगेगा। तो ये बेसिक किराया और उस पर जीएसटी की मिलाकर टोटल रकम हो जाएगी 71,589, 71,589। तो ये जो डिफरेंस है तकरीबन 12,600 ये किराए में कम हो गया है। औरंगाबाद से जो लोग जा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में, पिछले साल जो किराया था औरंगाबाद इमारत से, तो इस साल औरंगाबाद का किराया 12,600 हो गया है, इसमें आ जाएगा। तो इस तरह ये जो इफेक्ट है कि टेंडर पे कॉस्ट भी कम आई है और जीएसटी भी कम हो गया है। तो इस साल औरंगाबाद से जाने वाले हाजियों के लिए राहत रहेगी, किराया कम रहेगा। और इसमें औरंगाबाद से जो इस बार एयर इंडिया की 7 जहाज़ें जाएंगी, 7 फ्लाइट्स जाएंगी, और इसमें तकरीबन औसत 150 के मुकाबले एक फ्लाइट पे 150 हाजी के हिसाब से 1050 हाजी इंशाल्लाह औरंगाबाद से जाएंगे। ये जो हमारा बड़ा हुआ कोटा है उसको मिलाकर 1050 कोटा कितना बड़ा है? हाँ, कोटे की मैं कोटे पर आता हूँ। कोटा में जैसे कि जो है पिछले दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रिंस जो सऊदी अरब के जो प्रिंस आए थे मोहम्मद, उनकी कोशिश की वजह से इंडिया को इस बार जो है 25,000 का एडिशनल कोटा मिला है। तो टोटल इंडिया का कोटा 2 लाख हुआ है, जो सेकंड हाईएस्ट है सारे मुल्क में और सारी दुनिया में। इसके पहले कितना था? इसके पहले पिछले साल 1,75,000 था, और उसके पहले 1,70,000 था, उसके पहले 1 लाख, उससे भी 20-25% का कम था। लेकिन ये 2 लाख ये इसका पहली मरतबा सबसे ज़्यादा होगा। इस 2 लाख में जो हज कमेटी का जो कोटा है वो 1,40,000 का है। तो अब तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिनको अब तक का हज का ड्रॉ लग चुका है, वो 1,25,000 में ड्रॉ लग चुका है। तो 1,25,000 के हिसाब से हाजी सेलेक्ट हुए हैं, बाकी के हाजी वेटिंग में हैं। तो अब जो ये 15,000 कोटा बढ़ना है, वो 25,000 जो कोटा नया बढ़ा है, इसमें 15,000 ये हज कमेटी का हिस्सा इंशाल्लाह रहेगा। उसकी वो पुष्टि की गई है, लेकिन एक उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन थोड़ा भी आना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएगा। और उस 15,000 के कोटे में महाराष्ट्र के लिए जो कोटा मिलने वाला है वो तकरीबन 2,020 सीट मिल रहा है, 2,018 सीट। तो 2,018 और सीट जो है महाराष्ट्र को मिलेगी, और ये बढ़े हुए 15,000 कोटे। तो जाहिर बात है कि जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं तो उनको इसका फ़ायदा होगा, और ये लोग ये कोटा वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए काम में आएगा। तो अभी जो कैंसिलेशन की लिस्ट आ रही है, और उसके बाद जो कैंसिलेशन लिस्ट होने के बाद ये कोटे की लिस्ट आएगी, और उसके बाद फिर जो महरम का कोटा है 500 का, उसके बारे में एप्लीकेशन मंगाई जाएगी। तो ये अगले 1 महीने में इंशाल्लाह ये और हाजी इस मिशन में जुड़े हुए। तो मरकज़िया के अंदर कैटेगरी और बाहर की वाली कैटेगरी में पहले 500 था। अगर वो किसी हाजी को अंदर जगह नहीं मिलती है मरकज़िया के अंदर और बाहर ठहरना होता है, तो उसको पहले 500 रियाल देने होते थे, अभी 400 रियाल देने होते हैं। और बाकी जो दीगर तफसीलात हैं कि टोटल इसका, और जो छोटे छोटे खर्चे रहते हैं जिसका तफसीलात अभी CGI से आना बाकी, उसके बाद ही ये पूरे हज की टोटल कॉस्ट हाजी को बताई दी जाएगी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हाजी से जो हम लोग पैसा लेते हैं, हर हाजी से जो हज कमेटी ऑफ इंडिया पैसा लेती है, जो 81,000 पहला इंस्टॉलमेंट एडवांस लेती है, उसमें का 1,000 रुपया ही सिर्फ वो हाजी पे नहीं लगता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगता है। वो 1,000 रुपये में 150 रुपये वो हज हाउसेस के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए लेते हैं, और 450 रुपये ट्रेनिंग्स एंड अरेंजमेंट्स, इम्बार्केशन वगैरह भेजने के लिए ये स्टेट हज कमेटी को दिए जाते हैं। और बचे हुए जो 400 रियाल हैं
वो 400 रियाल हज कमेटी ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट खर्चे पे होते हैं, जिसमें सारे हज कमेटी का साल भर का खर्च होता है। उसके अलावा हाजी को आइडेंटिटी कार्ड, हाथ का कड़ा और उसको जो करस्पॉन्डेंस, हज गाइड और जो उनका सारा मटेरियल हजी तक पहुंचाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी वो 400 रुपये में हज कमेटी करती है और बचे हुए पैसों में वो अपना इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा करती है। इसके अलावा बाकी जो भी पैसा हाजी से लिया जाता है वो हाजी को जिस मद में लिया जाता है उसी मद में उसको इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ जितना लिया जाता है वो उससे अगर ज़्यादा अगर खर्च हुआ है तो कभी हम डिमांड भी करते हैं कि भाई आपको ज़्यादा खर्च हो गया आप दीजिए, और कभी और अक्सर तो डिमांड नहीं होती है कि जो बच जाता है वो हाजियों को वापस कर देते हैं। जैसे कि कोरोना नसीम साहब ने बताया कि पिछले 4 साल के हाजियों के तकरीबन जो 300 करोड़ रुपये थे वो हज कमेटी ने वापस कर दिए। और ये हज कमेटी एक वायद ऐसी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है जो हाजियों का पैसा काफ़ी दयानतदारी से और ट्रांसपेरेंसी से वापस भी करती है और उसका पूरा हिसाब भी देती है। हर हाजी के पैसे का हिसाब वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये तो हज की तैयारियों में बात होगी। और एक जो सिलसिला है जिसका इनिशिएटिव सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जो फ्रेश इनिशिएटिव है, ये बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑफ द हाजी। तो अभी आज के हालात में हर हाजी का सऊदी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करती है, लेकिन अभी तक का ये सिलसिला था 2018 तक का कि हाजी को वीज़ा दे दिया जाता था और हाजी जब वहाँ जाता था तो इम्बार्केशन पे पहले उसका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता था। तो इमिग्रेशन पे जब जाके हाजी ठहरता था तो उसको 5 से 10 मिनट एक हाजी को लगते हैं। उसमें वो प्रोसेस होती है 3 मिनट की प्रोसेस होती है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की। तो वो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पहले इमिग्रेशन काउंटर पे उनके इमिग्रेशन ऑफिसर करते थे, उसके बाद फिर उसको चेक करके उसको इमिग्रेट करते थे। तो अभी सऊदी गवर्नमेंट ने उनका एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने और इस बात का ये 3/10/18 का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का सर्कुलर है, सऊदी गवर्नमेंट का है। तो इसमें सऊदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी वीज़ा इशू करने से पहले बिफोर इशूइंग एनी टाइप ऑफ वीज़ा दी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी। ये उनका मंशा है। और ये हमारे पास भी इंडिया में भी अगर USA और UK का वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले जिसको वीज़ा लेना है उसका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट, आँखों का रेटिना, फेस रीडिंग, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आती हैं और उसका पासपोर्ट के साथ ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो पासपोर्ट और हाजी का फिज़िकल प्रेजेंस, ये दोनों भी रजिस्ट्रेशन सेंटर पे ज़रूरी होता है। और फिज़िकली हाजी को इन दोनों चीज़ जब हाजी को बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के सामने आएगा, उसका पासपोर्ट रहेगा, पासपोर्ट को पहले स्कैन किया जाएगा। तो जैसा इमिग्रेशन काउंटर पे होता है, पासपोर्ट स्कैन करते हैं, हाजी का फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, उसको रजिस्ट्रेट करते हैं, फिर उसको आगे जाने देते हैं। तो उसमें वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। एक हाजी को जो काम 2 सेकंड में होना चाहिए, रिटर्न में हाजी खाली चेक करके निकलता है। वहाँ से जब आता तो इमिग्रेशन एक्सिट इमिग्रेशन काफ़ी ईजी होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ रहता है, उसको खाली चेक करना होता है। तो अब ये प्रोसेस सऊदी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है वे टू मक्का, इसमें उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये हाजियों का रजिस्ट्रेशन पहले ही होता है और वीज़ा के लिए वो एक कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन कर देते हैं। इसमें अभी हमारी बात सऊदी अथॉरिटी से चल रही है, कुछ मीटिंग्स हुए हैं और कुछ मीटिंग्स अप्रैल में भी हैं। तो इस साल तो शायद वो पूरा कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन आने वाला हज जो रहेगा 2020 का हज, वो 100% इस तरीके से ही होगा कि हर हाजी को अपना पासपोर्ट जब जमा करेगा वो स्टेट हज कमेटी में तो पर्सनली उसको आना होगा, उसको उसका रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा के ही पासपोर्ट जमा कराना होगा। क्योंकि जब पासपोर्ट हमारे पास आ जाएगा तब उसके पहले ही उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक इस तरीके की प्लानिंग चल रही है, अभी इसमें डिटेल्स आना बाकी है। तो हमको चाय दिया जाता है वो हाजी की सहूलियत को देखकर दिया जाता है। तो नांदेड़ से अगर आप देखेंगे तो 240 किलोमीटर हैदराबाद के डिस्टेंस है। तो अगर कॉस्ट वाइज देखेंगे तो एक उनको जो चॉइस दी जाती है, 2 चॉइस दी जाती है, एक तो नियरेस्ट और दूसरा चीपेस्ट। तो औरंगाबाद और मुंबई के रेट में जो चीप है वो मुंबई है और औरंगाबाद और हैदराबाद के नज़दीक में जो है वो हैदराबाद है, इसलिए उनको वो चॉइस मिली। क्योंकि अगर एक हाजी नांदेड़ से जाता है
तो उसको ट्रैवल करके औरंगाबाद आने में भी उतना ही वक्त लगता है, या उसको ट्रैवल करके मुंबई जाने में भी उसका वक्त लगता है। तो हज कमेटी ये चाहती है कि हाजी अगर अपने मुकाम से ट्रैवल करके जा रहा है तो वो उसको जो चीपेस्ट है उस जगह जाए, या फिर वो उससे एकदम जो करीब का है जहाँ वो बिल्कुल एक ही दिन में पहुँचा सकता है वो जाए। वो एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि इसमें हाजियों की वैसे डिमांड भी थी, और इसमें जो हाजियों की सहूलत है उसको देखा गया, और मुंबई एम्बार्केशन जो उसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मुंबई में काफ़ी रश होता है, वहाँ पे स्लॉट्स नहीं मिलते, तो मुंबई में कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। तो इस हिसाब से हुआ है। और इस साल तो औरंगाबाद की कैपेसिटी पिछले साल से बढ़ गई है, तो हमने बुल्ढाना वालों को भी इसी चॉइस दिया कि आप वहाँ नागपुर से जाइए या फिर औरंगाबाद से जाइए। तो ये जो चेंजेस होते हैं हाजियों के सहूलत के हिसाब से होते हैं, किसी को बंद करना नहीं है, किसी को बढ़ावा देना नहीं है। खुद मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ और ये कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तो वहाँ जाके भी काम कर रही है। सर, अभी आपने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से जो हाजियों के जो एक्सेस अमाउंट हज कमेटी में जमा थे वो 300 करोड़ रुपये आपने जो है उन तक हाजियों को लौटाया। तो ये गुज़िश्ता 4 सालों में जो 300 करोड़ रुपये आपके पास जमा थे उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट जमा होगा, तो वो इंटरेस्ट आपने किस मद में इस्तेमाल किया? तो खर्चे में होता है, जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है उसमें, जो खर्चा एक्स्ट्रा लगता है इस्टेब्लिशमेंट खर्च होता है उसको। सर 400 रुपये में तो आपने कितने खर्चे बता दिए आपको, वो तो पूरे होते नहीं। नहीं, वो 400 का अलग बता, ये जो इंटरेस्ट का जो पैसा जमा था वो जो भी है कितना वो उसका हिसाब नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा जो मिलता है पूरा हम वहाँ भी जाते हैं सीजीआई के पास, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो इंटरेस्ट अकाउंट होता है। तो हम यहाँ जैसे पैसा मिलता है वहाँ भी जा देते हैं, पैसा नहीं भी है तो एडवांस में भी जाने पड़ता है। तो ऐसा टोटल डिटेल हिसाब नहीं होता है कि भाई किसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होता है। और जब जैसे जैसे फैसले होते हैं वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कमेटी जैसा अप्रूव करती है, तो वो बैलेंस अमाउंट जिसका है उसको देते हैं। ये फॉर्म का जो पैसा लिया जा रहा है वो कितना पैसा जमा होता है? फॉर्म के लिए 300 रुपये लेते हैं, वो तो 200 रुपये तो स्टेट कमेटी को जाता है। उनको डिमांड है कि वो 200 बस नहीं हो रहे, हमको ज़्यादा डाटा फीडिंग में लगता है, उनको इसमें लगता है 100 रुपये जो हज कमेटी के जो बाकी जो प्रचार मेंटेन करने के लिए है उसके लिए लगते हैं, वो जो ड्राइव करते हैं उसके लिए लगते हैं। उसमें वो पैसा इसी तरीके से डिसाइड किया गया है कि उस एक्टिविटी के लिए उतना खर्च आता है, उसमें से कुछ बचने का सवाल नहीं। तो पैसा तो ज़्यादा आता है, एप्लीकेशन काफ़ी डेट बढ़ाते जा रहे हैं। जितने एप्लीकेशन आएंगे उतनी प्रोसेस होगी ना। अगर आप एक एप्लीकेशन है तो एक का डाटा टाइप करो, 2 एप्लीकेशन है तो 2 का टाइप करो, इसके हिसाब से आपको उधर भी बच्चे बढ़ाने पड़ते हैं, इधर भी बच्चे का चल रहा था। तो सब जी ये एयरफेयर के बारे में ग्लोबल टेंडरिंग की बात चल रही थी। मदीने के ताल्लुक से वहाँ कई मीटिंग्स हुई। वहाँ पे मदीने में अभी पहले सिलेक्शन कमेटी नहीं जाती थी, तो इस साल सिलेक्शन कमेटी मक्का और मदीना के भी घर देख रही है। कई घर उन्होंने रिजेक्ट किए हैं और बाज़ाब्ता वहाँ पर कई नए एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया है, किराए कम किए गए हैं। और जो मदीना के बाहर के जो मकानात हैं उसको 1000 मीटर के अंदर रहना चाहिए, इसकी वो शर्त लगाई गई। और वहाँ मैं खुद 2 मीटिंग्स में जाके वहाँ के अथॉरिटीज़ को मिला हूँ। तो अदीला ग्रुप जो है जो हाउसिंग प्रोवाइड करता है, उनको हमने बोला है कि जो 5 स्क्वायर मीटर का नॉर्म मक्का में है वही नॉर्म यहाँ भी लगाइए। एक रूम में ज़्यादा हाजी मत रखिए, अच्छे बिल्डिंग्स हमको दी, बिल्डिंग रिजेक्ट कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को मिल रहे हैं। कोशिश जारी है। तकलीफ जो 2016 में हुई थी उससे कम 17 में हुई, उससे कम 18 में हुई, उससे कम 19 में हुई, हर शोबे में। साले गुज़िश्ता कुछ मेडिसिन की भी किल्लत हो गई, वो मेडिसिन वो वक्ती तौर पे कहीं हो ही होगी। मेडिसिन की तरफ से पूरे टाइम पर सारे मेडिसिन जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की पूरा उसमें सपोर्ट है और सारे मेडिसिन डॉक्टर्स वहाँ जा रहे हैं। 600 के करीब यहाँ से स्टाफ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू है, वो लोग जाएंगे और हाजियों की खिदमत करेंगे। सर, वो 4थे और 5वें साल वाले जिसमें फॉर्म भरे थे वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के हिसाब से कमेटी काम करती है। पॉलिसी में मामला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या स्टेटस क्या है? नहीं, कोई इसके बारे में नहीं। क्या ये इन लोगों को हाजियों को ये कोटे में दिया मेरा साल तो सुप्रीम कोर्ट ने हज कमेटी को पूछा था कि आप क्या करेंगे, तो कुछ लोगों को भेजाया था 5 साल वालों को, एक लोगों को भेजाया था। इस साल ऐसा कोई केस पेंडिंग नहीं। अभी ये जो आपको कोठा मिल रहा है तो उसके अंदर क्या उनके लिए कुछ सहूलत रखेंगे आप? जी, जो कोठा कोटा जो मिल रहा है, जो बढ़ रहा है इसमें कोई नई पॉलिसी नहीं है, तो पुरानी पॉलिसी से अनाउंस हुआ है। जो लोग वेटिंग में हैं उनको ही मिलेगा, इसका कोई अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो मिल रहा है 15,000, ये तो चिल्लर 1000 बढ़ जाएगा।
जैसे मैंने कहा अपना स्टेट थोड़ा बड़ा है और कोई 2000 तो 1800 का ओरिजिनल मिलता है और 200 किसी स्टेट में से बच के आपको मिल रहा है। ऐसा 2000 के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं ला सकती। तो ये जो पॉलिसी ऑलरेडी है, जो अप्रूव्ड पॉलिसी है, उसके हिसाब से ही काम चलेगा। हाँ, अगले साल ये पॉलिसी चेंज हो, इसकी जो है कोशिश हो सकती है और चेंज होती है तब उसमें काम होगा, अदरवाइज नहीं। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर आज औरंगाबाद पहुंचे और उन्होंने रेलवे स्टेशन के कामकाज और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। साउथ सेंट्रल रेलवे के नौ नामजद जनरल मैनेजर गजानन माल्या आज औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने इंतजामिया के कामकाज का जायजा लिया और वेटिंग रूम, पार्किंग और माल धक्के का भी मुआयना किया। इसी तरह हाल ही में मुंबई में पेश आए हादसे के पस मंजर में उन्होंने ओवर ब्रिज का भी मुआयना किया। पुल की फर्शी चूंकि उखड़ चुकी है, इसलिए जनरल मैनेजर शदीद नाराज हुए और उन्होंने पुल की मरम्मत फौरी कराने की हिदायत इंतजामिया को दी। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से उन्हें मुतालबाती मेमोरेंडम भी दिए गए। इस मौके पर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के मैनेजर लक्ष्मीकांत जाकड़े, अशोक निकम, रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद कुमार शर्मा, लोह मार्ग के पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप साबड़े और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। पड़ेगांव में वाक़ई गट नंबर 66 और 66 की 18 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर किए गए 28 नाजायज कब्जात आज म्यूनिसिपल इंतजामिया ने हटा दिए। म्यूनिसिपल जराये के मुताबिक स्लाटर हाउस से करीब 18 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर 28 अफराद ने नाजायज कब्जा करके वहां पुख्ता मकानात तामीर कर लिए थे। कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर डीपी कुलकर्णी की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जा हटाओ दस्ते के चीफ AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB काजी, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भुम्बे और ACP भापकर की मौजूदगी में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रविंद्र देसाई और गैर कानूनी कब्जा हटाओ दस्ते में शामिल मुलाजमीन ने कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर पगारे, PSI मरगे और दीगर पुलिस मुलाजमीन भी वहां तैनात थे। जिला परिषद और पंचायत समिति में लोकसभा इलेक्शन की तैयारी जारी है। इसी सिलसिले में एक मीटिंग आज रखी गई। सरकारी सतह पर लोकसभा इलेक्शन की तैयारी जंगी पैमाने पर और स्कूली इमारतों में पोलिंग बूथ बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राकेश साड़ुके ने अफसरान हलके की मीटिंग तलब की और ये जानने की कोशिश की कि तालुका औरंगाबाद में कितनी इमारतें महफूज हैं जहां पोलिंग बूथ बनाए जा सकते हैं और मुतालिका स्कूल बस्तियों से कितने फासले पर है। इसी तरह उन्होंने इलेक्शन से मुतालिक कामकाज का जायजा भी लिया और अफसरान और मुलाजमीन को जरूरी हिदायतें दी। लोकसभा इंतखाबात की तशहीर में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने दिया। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने सख्त हिदायत जारी की है कि इंतखाबात में असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजमीन उम्मीदवारों की तशहीर न करे और सियासी जमातें भी इन लोगों को इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा होता है तो फिर खातियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजमीन सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो उन्हें सरकारी सतह पर दिए जाएंगे। वो उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर हरगिज नहीं कर सकते और ये सभी तालीमी इदारों के जिम्मेदारान और हेड मास्टर्स को तहरीरी तौर पर लिख कर देना होगा, क्योंकि ये लाजमी है। उसके बाद भी अगर कोई हिदायत की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उस पर कार्रवाई तय है। शहरियान की सहूलत के लिए यकमुश्त टैक्स अदा करने वालों को 31 मार्च तक जुर्माने की रकम में 25% तक छूट दी जा रही है। लिहाजा शहरियान इस मौके से इस्तेफादा करें। ये अपील टैक्स असेसर महावीर पाटनी ने शहरियान से की। नमस्कार, मी महावीर पाटनी, कर निर्धारक व संकलक महानगरपालिका औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे स्थानिक नागरिक मालमत्ताधारक यांना त्यांची मालमत्ता कराची थकबाकी ही एक रकमी भरता यावी यासाठी वेळोवेळी महानगरपालिकेने विलंब शुल्क किंवा 2% शास्तीमध्ये 75% सूट यापूर्वी दिलेली आहे, 2 वेळेस दिलेली आहे। तिसऱ्या वेळेस मग ती सूट आम्ही कमी करून थोडी 50%वर आणली। ती सूट आम्ही मागच्या फेब्रुवारीमध्ये पण आम्ही ती सूट 50%पर्यंत दिलेली होती। आता सध्या आम्ही गेल्या 12 तारखेपासून 8 तारखेपासून तर 31 मार्चपर्यंत मार्च 2019 पर्यंत एक रकमी कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांना विलंब शुल्कामध्ये 25%ची सूट आम्ही देत आहोत। मी महानगरपालिकेतर्फे सर्व मालमत्ताधारकांना हे कळकळीची विनंती आणि आवाहन करतो की कृपया आपण या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि मालमत्ता कराचा भरणा
हा महानगरपालिकेत करून महानगरपालिकेत सहकार्य करावे। औरंगाबाद शहराची प्रगती आणि जे काही विकासाची कामे आहेत ते आपल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीतूनच होत असतात। त्याच्यामुळे आणि मालमत्ता कराची वसुली ही जवळपास 450 कोटी रुपयाची थकबाकी आहे आणि आज मितीस 96 कोटी रुपयाची वसुली झालेली आहे। जो हा गॅप आहे हा खूप प्रचंड गॅप आहे। तर त्यानंतर आम्ही थोडी सक्तीचं पण कारवाई करतो आहोत। साधारणतः आम्ही आता दररोजच्या सगळ्या वार्ड कार्यालयामध्ये आम्ही जप्तीचे धोरण अवलंबलेले आहेत। प्रकरणामध्ये मागच्या वेळेस आम्ही थकबाकीदारांची नावे जाहीर प्रकटनाद्वारे चौकामध्ये आम्ही डकविली होती। तो एक आमचा इश्यू होता, तो एक मालमत्ता कर वसुलीच्या संदर्भाने एक उचललेलं पाऊल होतं। वास्तविक हे ज्या अशा निगेटिव्ह कारवाया आहेत ते करणे योग्य नाही, परंतु वसुली होणे महत्त्वाचे असल्यामुळे ह्या कारवाया करणे आवश्यक आहे। मालमत्ता कराच्या जप्त्या ह्या कंटिन्यू चालू आहेत आणि यानंतरचा पाऊल जे आहे की जे मालमत्ता जप्त झालेल्या आहेत परंतु अद्यापी लोकांनी पैसे नाही भरलेले आणि अजूनही सील आहेत, अशा लोकांच्या याद्या मी मागवलेल्या आहेत आणि ह्या याद्यामध्ये आम्ही जाहीर लिलावाची नोटीस आम्ही वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करणार आहोत आणि त्याच्या पुढची कारवाई ही विधिज्ञाच्या मार्फत चालू राहील यात शंका नाही। पुन्हा एकदा मी महानगरपालिकेतर्फे मालमत्ताधारकांना विनंती करतो की मालमत्ता कराचा भरणा करून महापालिकेत सहकार्य करावे। त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेतर्फे मालमत्ताचे सर्वेक्षण चालू आहे। जवळपास आम्ही 1.25 लाख मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून 30,000 प्रॉपर्टी नवीन शोधून काढलेले आहेत आणि त्याच्यावर कर आकारणी देखील झालेली आहे। तर त्याच देखील नागरिकांना मी विनंती करेल आणि आवाहन करेल की कृपया आमचे जे कर्मचारी येतात त्यांच्याकडे आयडेंटिटी कार्ड्स आहेत, त्या आयडेंटिटी कार्ड तपासून घ्यावे आपण आणि त्यांना आपले मालमत्ता मोजू देण्याची ही विनंती मी याद्वारे प्रशासनातर्फे करतो। धन्यवाद। सर, वसुलीसाठी आपण जे विशेष मोहीम राबवलेली आहे त्यामध्ये आता जवळपास 5-6 सुट्ट्या येतात, म्हणजे सेकंड सॅटर्डे, फोर्थ सॅटर्डे, संडे अशी सुट्ट्या येतात। तर यामध्ये काय नियोजन करण्यात? नेहमीप्रमाणे आम्ही मार्च अखेरपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराचा पाणीपट्टीचा भरणा करण्यासाठी सुलभ व्हावे म्हणून आम्ही प्रत्येक शनिवार रविवार जी सुट्टीचे दिवस असतात त्या पूर्ण सुट्टीच्या दिवसामध्ये आमचे 9च्या 9 वार्ड कार्यालय चालू राहतील। फक्त एक धुलीवंदनाचा दिवस आहे 21 तारखेचा, त्या दिवशी फक्त बंद असेल, बाकी इतर दिवशी आमचे कार्यालय चालू आहेत आणि यानंतरही मी शेवटच्या 8-10 दिवसामध्ये हे कार्यालयाची वेळा हे थोडी वाढून 7-8 वाजेपर्यंत पण करणार आहे। जर मला रिस्पॉन्स मिळाला तर मी ते वेळी पुन्हा वाढवून देईल, यात शंका नाही। सर, मागच्या वेळेस आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी कॅम्प्स लावले होते, तर यावर्षी कॅम्प्स लावण्याचे काही आपले नियोजन आहे का? कॅम्प लावण्याचे नियोजन आहे। मी भोंग्याद्वारे आता आम्ही रिक्षा पण चालू करतो आहोत। आजपासून आमची रिक्षा पण चालू झालेल्या आहेत, काही वार्डमध्ये चालू झालेल्या आहेत, काही वार्डमध्ये आजपासून सुरू होतील। त्या रिक्षाद्वारे पण आवाहन करत आहोत आणि कॅम्पचा जो विषय आहे तो कॅम्पचा विषय ज्या ठिकाणी मालमत्ता कराची वसुली चांगली होते त्या ठिकाणी निश्चितच कॅम्प आम्ही लावले, म्हणजे वार्ड मध्ये कॅम्प चालूच आहे, नंदन कॉलनी वगैरे साईडला कॅम्प चालूच आहे, वार्ड नंबर 4 मध्ये पण कॅम्प चालू आहे, इतर वार्डामध्ये पण नियोजन आहे आणि कॅम्पसुद्धा आम्ही लावतो आहोत आणि कॅम्पच्याद्वारे सुद्धा वसुली करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत। लोकांना सुविधा व्हावी त्यासाठी सुद्धा आम्ही कार्यरत आहोत। न्यूजीलैंड की मस्जिद में पेश आई वारदात में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों के वर्सा को इंसाफ दिलाया जाए, इस मुतालिबे पर एक मेमोरेंडम औरंगाबाद से फॉरेन मिनिस्टर को भेजा गया। ये मेमोरेंडम हमारी रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल औरंगाबाद और जन जागरण समिति की जानिब से इलाकाई इंतजामिया की मारिफत भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च को न्यूजीलैंड की मस्जिद में शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस वारदात में 49 अफराद शहीद हो गए, जिनमें से 9 हिंदुस्तानी थे और 9 हिंदुस्तानी लापता भी हैं। दोनों तंजीमों ने फॉरेन मिनिस्टर और हुकूमत हिंद से मुतालिबा किया कि न्यूजीलैंड हुकूमत पर दबाव डालें ताकि शहीदों के वर्सा को इंसाफ व माली इमदाद मिल सके और लापता अफराद को तलाश किया जा सके। इसी तरह खातियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो सके। आज हम सब लोग जो आए हैं यहाँ पर समाजी नगर सेवक और जन जागरण समिति के सदस्य इसलिए आए कि न्यूजीलैंड के अंदर कल जुमे की नमाज के टाइम में
दोपहर में जो हमला किया गया और उसके अंदर तो करीब 50 लोगों को जो है गोली मार दिया गया। जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जुम्मे की अच्छी इबादत कर रहे थे और बिल्कुल बेचारे सारे दुनिया के लिए अमन की दुआएं कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने जो है हथियार से दहशत पसंद लोगों ने, आतंकवादियों ने हमला किया। उसकी निषेध के लिए आज हम यहाँ आए हैं और हमने जो है तो विभागीय आयोग की मार्फत केंद्र सरकार को जो है एक निवेदन दिया है कि भाई इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार उनको जो है न्यूजीलैंड को बोले। उसमें से 9 लोग जो है लापता है जो भारत के रहने वाले हैं और उसमें से 2 परिवार जो है तो खास तौर से जो है हमारे प्रधानमंत्री के जो है राज्य से है, जो गुजरात से है। और ये सारी बातें अखबार में छपके और टीवी के अंदर भी आई है कि 9 लोग लापता है। ये बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए हमने निवेदन दिया है यहाँ पर और हम ऐसे जो है आतंकवादी हमले का हम सब लोग मिलके निषेध करते हैं और भारत सरकार से विनती करते हैं कि अपने देश की तरफ से वहाँ पर जो है तो उनके न्यूजीलैंड पे दबाव बनाए और ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से विनती है सरकार से। समर्थनगर में एक 32 साला सेल्समैन की तेज रफ्तार टैंकर की जद में आ जाने के सबब मौत वाक़ई हो गई। टैंकर ड्राइवर फरार हो चुका है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। जाँ बहक होने वाले नौजवान का नाम सैयद सोहेलुद्दीन सैयद शफीउद्दीन बताया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक वो एक खानगी कंपनी में सेल्समैन था। वो दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर जा रहा था कि समर्थनगर पहुँचते ही एक तेज रफ्तार टैंकर सोहेल की 2 व्हीलर गाड़ी से पीछे की तरफ से टकरा गया। इस दिलखराश हादसे में उसकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो चुका है जिसे पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। ये मामला क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। भुखमरी से मुतासरा बच्चों को न्यूट्रिशन और कमसिन लड़कियों को आयरन की दवाएं दी जा रही है। ये इत्तला जिला परिषद के डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले ने दी। औरंगाबाद जिला परिषद के विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले ने MCN को बताया कि भुखमरी से मुतासरा बच्चों के लिए 15 रोजा न्यूट्रीमेंट प्रोग्राम जिला औरंगाबाद में चलाया जा रहा है और कमसिन बच्चियों में लोहे की कमी पूरी करने के लिए उन्हें आयरन की दवाएं दी जा रही हैं और इस सिलसिले में अवामी बेदारी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। प्रसाद मिरकले ने मजीद कहा कि बाल विवाह करवाना कानूनन जुर्म है क्योंकि उसके भयानक नताइज बरामद हुए हैं और कमसिनी में शादी के बाद होने वाली औलाद कमजोर हो सकती है। लिहाजा बाल विवाह की रोकथाम के लिए भी अवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। प्रसाद मिरकले, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला बाल कल्याण विभाग, जिला परिषद औरंगाबाद। पोषण अभियानांतर्गत दिनांक 8 मार्च ते 22 मार्च दरम्यान पोषण पंधरवाडा हा कार्यक्रम जिल्हाभरात अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून राबवला जात आहे। पोषणविषयक जागृती होणं या उद्देशातून अंगणवाडी स्तरावरती, प्रकल्प स्तरावरती पोषण पंधरवाड्यातील विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जात आहे। त्यामध्ये प्रामुख्यानं सायकल रॅली असेल किंवा पाककृती प्रदर्शन असेल किंवा लसीकरणाचे कार्यक्रम असतील, VHSND सारखा उपक्रम असेल, या उपक्रमाच्या माध्यमातून पोषणविषयक जनजागृती केली जात आहे। तसेच याचबरोबर महिलाविषयक व बालकविषयक जे विविध कायदे आहेत त्या कायद्याच्या अनुषंगानं कार्यशाळेचं देखील आयोजन करण्यात आलेलं आहे। प्रत्येक बीट स्तरावरती आणि प्रकल्प स्तरावरती बालविवाह प्रतिबंध कार्यशाळा ही बालविवाह प्रतिबंधक कार्यशाळा देखील आयोजन करण्याबाबतचे निर्देश बालविकास प्रकल्प अधिकारी तसेच पर्यवेक्षिका यांना देण्यात आलेले आहेत आणि त्या अनुषंगानं जिल्हाभरामध्ये या कार्यक्रमाचं आयोजन सुरू आहे। मुलातील जे सॅम मुलं आहेत त्या सॅम मुलाचं प्रमाण कमी व्हावं, किशोरी मुलीतील जो HB आहे, हिमोग्लोबिन आहे, हिमोग्लोबिनची जी कमतरता असणाऱ्या ज्या किशोरी मुली आहेत त्यांच्यातील हिमोग्लोबिनचं प्रमाण जे आहे ते वाढवणं, रक्ताल्पता कमी करणं या दृष्टिकोनातून किशोरी मुलीचे जीवन लाईफ स्किल प्रशिक्षण जे प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम आहेत ते प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम देखील या अनुषंगाने या माध्यमातून पोषण पंधरवाड्याच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहेत। तसेच त्याबरोबर समुदायावर आधारित कार्यक्रम ज्यामध्ये प्रामुख्यानं गोदभराईसारखा कार्यक्रम आहे, अर्धवार्षिक वाढदिवस आहे, शाळा प्रवेशोत्सव आहे, हे कार्यक्रम देखील समुदायावर आधारित कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राबवले जात आहेत। घाटी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान मुलाजमीन को अब दवाखाने में इलाज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना होगा। इस सिमन में एक ऑर्डर आज दवाखाने के डीन डॉक्टर कानन येडीकर ने जारी किया। घाटी दवाखाने में सैकड़ों अफसरान मुलाजमीन खिदमत अंजाम देते हैं।
जिनका इलाज अब इस दवाखाने में मुफ्त नहीं होगा। इन अफसरान मुलाजमीन को भी घाटी दवाखाने में इलाज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना पड़ेगा। बताया जाता है कि दवाखाने में दवाओं की किल्लत और इंतजामिया पर पड़ते माली बोझ को देखते हुए दवाखाने में इलाज करवाने पर अफसरान मुलाजमीन से भी रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करने का फैसला किया गया है। शिवशाही बस गाड़ियों के शुरू होते ही एशियाड गाड़ियों की तादाद कम कर दी गई है, लिहाजा मुसाफिरों को कम किराए वाली लाल बसों में ही सफर करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एसटी कॉर्पोरेशन ने रियासत में आरामदायक शिवशाही गाड़ियां चलाने का फैसला किया है। निजी ट्रेवल्स की बस गाड़ी से मुकाबला आराई के लिए शुरू की गई बस गाड़ियों के सबब एसटी ने नीम आरामदायक एशियाड बस गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। औरंगाबाद पुणे और औरंगाबाद नासिक इन रास्तों पर एशियाड गाड़ियों की मांग थी, लेकिन एसटी ने इन दोनों रूट पर एशियाड गाड़ियां बंद करके उनकी जगह शिवशाही बस गाड़ियां शुरू कर दी है। एशियाड गाड़ियों के बंद किए जाने से आम मुसाफिर पर इसका काफी असर पड़ा है। 50 से 100 रुपये जायद किराया अदा करके शिवशाही से सफर करना हर मुसाफिर के लिए मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुसाफिरीन कम किराए वाली लाल बसों से ही सफर करने को तरजीह दे रहे हैं। माली साल 2019-20 में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए हुकूमत ने 21 करोड़ 48 लाख रुपयों का फंड मंजूर किया है। ये इत्तला ज़राए से मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंतजामिया ने गुज़श्ता माली साल में हुकूमत से 17 करोड़ रुपयों का फंड मांगा था, जिसमें से हुकूमत ने 16 करोड़ 39 लाख 35 हजार रुपयों का फंड दिया। इसी तरह माली साल 2019-20 के लिए भी तिबी इंतजामात, बिजली, पानी और मुलाजमिन की तनख्वाह के लिए हुकूमत से फंड तलब किया गया था, लिहाजा हुकूमत ने 21 करोड़ 48 लाख 98 हजार रुपयों का फंड मंजूर किया है। डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंतजामिया को उम्मीद है कि हुकूमत ने जो फंड मंजूर किया है वो जरूर मौसूल होगा और सभी काम वक्त पर पूरे होंगे। सोशल मीडिया पर हद तक आमेज पोस्ट डालने के मामले में पैठन पुलिस ने संत एकनाथ शुगर मिल के चेयरमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इत्तला है कि घायाड़ शुगर मिल के चेयरमैन सचिन घायाड़ ने एक मकामी साफी रमेश लिम्बुरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर बदनामी की थी। ये पोस्ट व्हाट्सएप पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद सहाफी लिम्बुरे ने इस मामले में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की थी। लिहाजा पैठन पुलिस ने रमेश लिम्बुरे के बयान पर सचिन घायाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस ने शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन के खिलाफ EPC की दिफा 500 के तहत शिकायत दर्ज की है। बताया जाता है कि खाती पाए जाने पर शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन को 2 साल कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। मी रमेश मानसिंग लिंबोरे राहणार पैठण 3 महिन्यापूर्वी सचिन विक्रम गाळ यांनी माझ्या विरोधात व्हॉट्सअपवर बदनामीकारक मजकूर टाकून माझी वैयक्तिक बदनामी केली होती। त्या अनुषंगाने मी मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती। त्या तक्रारीची दखल घेऊन पैठण येथे काल रात्री विक्रम घाळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। त्याबद्दल मी खूप आनंदी आहे। याबाबत मी न्यायालयात सुद्धा दाद मागणार आहे, कोणत्याही प्रकारची माघार घेणार नाही। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। GST के निपास और एयर टिकट कम हो जाने के सबब इस साल आज़मीन हज का हुआ फी गज 11,700 रुपयों का फायदा। भारत के आज़मीन के कोटे में भी 25,000 का इजाफा, कहा मकसूद अहमद खान ने। मुंबई में पेश आए हादसे के पस मंजर में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर की औरंगाबाद विजिट। ओवरब्रिज को खस्ता देखकर हुए रेलवे स्टेशन इंतजामिया पर शदीद खफा, सख्त हिदायत जारी। म्यूनिसिपल गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने पड़ेगांव में पुलिस की मौजूदगी में दी कार्रवाई अंजाम। गट नंबर 66 और 66 की 18 हेक्टेयर जमीन से हटा दिए गैर कानूनी कब्जात। और समतनगर में पेश आया दिल खराश हादसा, तेज रफ्तार टैंकर की जद में आ जाने के सबब एक सेल्समैन की मौत वाक़ई, मामला दर्ज, पुलिस को टैंकर ड्राइवर की तलाश। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।